गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, जिसका नाम होगा सत्ता में साझेदारी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं। नागरिक शास्त्र हम उसे कहते हैं, यह एक ऐसी विषय है जो नागरिकता के हमें अध्ययन कराता है और मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों को ज्ञान कराता है। उसी को हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। नागरिक शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है और ये यूनान देश के रहने वाले थे। अरस्तु के मतलब क्या होता है? अरस्तु जो थे वो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु थे। आप लोग कभी सुने होंगे या जाने होंगे, पढ़े होंगे कि अलेक्जेंडर पूरा विश्व को जीता, यानी कि सिकंदर पूरा विश्व को जीता, नहीं जीत पाया भारत को। अब ज़रा बताइए, तो पूरा विश्व जीत लिया था लेकिन भारत को नहीं जीता था। कौन था? अलेक्जेंडर। और इन अलेक्जेंडर के गुरु कौन थे? तो वो अरस्तु थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? यूनान के। अब ज़रा आगे समझिएगा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र हम उसे कहते हैं जो जनता के द्वारा चुना गया नेता और उनकी पूरा अधिकार जनता के हाथ में हो, उसी को बोलते हैं हम लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन ने भी बोला था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि जनता जो चाहेगा वो शासन बैठा सकता है। ये नहीं कि शासन यानी कि राजा जो चाहेंगे कि नहीं मेरा बेटा बैठेगा गद्दी पर, ये गलत है। ऐसा नहीं। लोकतंत्र के मतलब कि जो उस गद्दी पर बैठने लायक होगा, जो योग होगा, जो जनता को संभाल करके सही से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, वही गद्दी पर बैठेगा। ये नहीं कि राजा के बेटा राजा बन गया और जबकि राजा के बेटा पता नहीं कि देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा, दुश्मन कैसे आक्रमण कर रहा, कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसा बकलोल राजा के बेटा बन के भी क्या करेगा? सब लुटा जाएगा। एक ही लाइन में याद रखिएगा कि गद्दी पर बैठने के लिए योग्य होना जरूरी है, उसके लायक बनना जरूरी है। ये नहीं कि हम लोग गद्दी को चुनते हैं कि नहीं हम लोग गद्दी की चुनिए कि ये नहीं, गद्दी खुद चुनता है। जो इसके योग्य लायक होता है वही गद्दी पर बैठता है। क्लियर है? तो लोकतंत्र आप लोग समझ रहे हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जो जनता के द्वारा चुना गया शासन। अब जरा कैसे चुनेंगे? जो जनमत पर आधारित है। जनमत के मतलब क्या होता है? आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। जन के मतलब होता है लोग और मत के मतलब होता है मतदाता, जो वोट देने वाले लोग होते हैं, उसी को बोलते हैं जनमत। तो जनमत पर आधारित है, वोट देंगे। जैसे में भारत में क्या है कि हम लोग वोट देते हैं तभी ना बैठता है। अगर जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री अभी फिलहाल काम तो सही नहीं कर रहे हैं, तमिलनाडु से मजदूर को पिटा जा रहा था, तो आप लोग जान ही रहे होंगे, है ना। तो जनमत संग्रह अगर कोई भी, जैसे में अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? चल बेटा तू 5 साल और राज कर ले, अभी तोरा हटा देवो। काहे हटा देवो? काहे कि सही से काम ना करे था, इसीलिए क्या करेंगे? हटा देंगे। तो ये सब जनता पर आधारित है और जनता के हाथ में ये सौंपा गया है। वो जब चाहे तब वो हटा सकता है। अगर काम सही से करेगा तो तुम आगे तक करते रहो और नहीं करेगा तो हटा दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बेल्जियम की भी स्थिति क्या थी, जरा समझिएगा। अब यहाँ पास क्लियर हो गया। अब थोड़ा समझ लीजिए कि बेल्जियम की स्थिति क्या थी, जरा समझिए। ये बेल्जियम यूरोप का एक देश है और हरियाणा के बराबर क्षेत्रफल है। जैसे में आप लोग अभी भारत के हरियाणा जो देख रहे हैं ना, उसका जितना क्षेत्रफल है ना, वो बेल्जियम देश का पूरा क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि हमारे देश में एक हरियाणा राज्य है, उसका जितना क्षेत्रफल है वो बेल्जियम देश के बराबर है। आबादी लगभग 1 करोड़ है। आबादी कितना है? तो बेल्जियम देश में आबादी कितना है? मात्र 1 करोड़ है। कितना करोड़ है? 1 करोड़, इतना कम है। और क्या होता है कि बेल्जियम में डच भाषा 59% बोला करते हैं। डच भाषा कितना प्रतिशत? 59%। वो कौन सा इलाका में? तो कहेंगे फ्लेमिश इलाका में। कौन सा इलाका में? अब बात चल रही होगी आप लोग के माइंड में कि सर फ्लेमिश इलाका किधर पट्टी है, तो हम कहेंगे कि बेल्जियम के ऊपर, यानी कि बेल्जियम के उत्तर साइड में फ्लेमिश इलाका जो है सो 59% भाषा बोला करते थे। कौन भाषा? वो डच भाषा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि फ्लेमिश इलाका में, बेल्जियम के फ्लेमिश इलाका में कि कौन सा भाषा बोली जाती थी, तो कहेंगे डच भाषा। कौन सी भाषा? डच भाषा। पूछ दिया कितना प्रतिशत, तो याद रखेंगे 40%। जबकि बेल्जियम के दक्षिण वाला इलाका में
बिलेनिया इलाका में वो फ्रेंच भाषा बोला करते थे। कितना प्रतिशत? तो याद रखेंगे 40%। यानी कि बेल्जियम के उत्तर साइड में जाइएगा तो फ्लेमिश इलाका में 59% बोला करते हैं डच भाषा, जबकि दक्षिण में जाइएगा तो 40% फ्रेंच भाषा बोला करते थे। तो क्लियर है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ज़रा आप लोग बताइए तो कि बिलेनिया में कितने प्रतिशत भाषा बोले जाते हैं? तो कहेंगे भाई साहब 40% भाषा बोले जाते हैं, वो भी फ्रेंच भाषा। और फ्लेमिश इलाका में डच भाषा कितने प्रतिशत बोले जाते हैं? तो कहेंगे 59%। सर 1% बच गया, तो कहेंगे 1% जर्मन भाषा। अब बात आती है कि दोनों के अंदर बड़ी झमेला था। ये डच भाषा वाले जो लोग थे वो क्या कहते थे कि हम अपना शासन बैठावेंगे, अभी फ्रेंच वाले जो लोग थे ये कहते कि हम अपना शासन बैठावेंगे। दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा था। दूसरी बात यह है कि ये भाई काम है फ्रेंच भाषा वाला, ती ससुरा काहे ओकरा से बोल रहा है कि हम अपना शासन बैठावेंगे। रीजन बताते हैं। जबकि ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, और बेल्जियम के राजधानी में फ्रेंच भाषा जो बोला करते थे वो 80% और डच भाषा 20%। इसीलिए ये ससुरा फ्रांस वाला ज़्यादा कूद रहा था। काहे ला कूद रहा था? काहे कि इनकी राजधानी में ब्रुसेल्स में 80% जो भाषा बोला करते थे वो फ्रेंच भाषा बोलते थे, और 20% डच भाषा। सबसे बड़ी कमजोरी हर देश के क्या चीज़ होता है कि वो राजधानी होता है। अगर जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान पे हमें कब्जा करना रहेगा तो पाकिस्तान पर हम इधर उधर कब्जा नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट मारेंगे राजधानी पर। अगर राजधानी पर कब्जा कर लेंगे, समझिए कि उसको देश पर कब्जा करने में भी हमें टाइम नहीं लगेगा। तो किसी भी देश पर आक्रमण करना हो, अपने अधीन में लेना हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि उसके राजधानी पर कब्जा कर लीजिए। अब जिस दिन उस दिन कब्जा कर लिए, समझिए कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो देश गुलाम हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से क्या था कि बेल्जियम की राजधानी में फ्रेंच भाषा जो थे 80% थे, इसीलिए ज़्यादा कूद रहे थे और कह रहे थे कि हम अपना शासन बैठावेंगे। और 20% भाषा जो था से डच भाषा था। क्लियर है। अब जरा यहाँ पर बेल्जियम की स्थिति देख लिए। अब आगे स्थिति क्या होता है सो तो बाद में बतावेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि श्रीलंका की स्थिति क्या है। अब यहाँ पर स्टॉप हो जाइए। अब जरा यहाँ पर समझिए श्रीलंका की स्थिति क्या है। श्रीलंका एक एशिया का एक द्वीपीय देश है। तमिलनाडु के तट पर कुछ ही दूरी पर ये श्रीलंका है। तमिलनाडु कहने का मतलब कि भारत के दक्षिणता में तमिलनाडु है और ऊपर नीचे लटक गया श्रीलंका, है ना। चारों ओर पानी है, इसीलिए द्वीपीय देश कहा जाता है। इनकी आबादी कितनी थी तो कहेंगे कि 2 करोड़ आबादी थी। लगभग कितनी थी? 2 करोड़। कई जातीय समूह यहाँ रहा करते थे। सिन्हली वाले जो भाषा बोला करते थे लगभग में 74% बोला करते थे। कितना? वो कौन सा धर्म को मानते थे? तो अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते थे। एक बार जरा ध्यान से समझिएगा कि सिन्हली भाषा वाला लोग यानी कितना प्रतिशत बोलते थे तो कहेंगे 74%। और वो कौन सा धर्म को मानते थे तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म को। तो श्रीलंका में 74% भाषा कौन सी बोली जाती थी तो याद रखेंगे सिन्हली भाषा। कौन सी भाषा? सिन्हली भाषा। और वो कौन सा धर्म को मानते थे? वो बौद्ध धर्म को मानते थे। और जो तमिल वाला जो थे वो 18% बोलते थे, जो हिंदू मुस्लिम दोनों आ जाया करते थे। अब तमिल में भी बड़ा समस्या था। एक था मूल तमिल और एक था भारतीय तमिल। मूल तमिल की था, वो मूल तमिल वाले जो लोग थे वो 13% थे और भारतीय तमिल वाला जो लोग थे वो 5% थे। तो तमिल में भी 2 प्रकार के, एक थे कि मूल तमिल जो, और एक थे भारतीय तमिल जो 5% थे। भारतीय तमिल कहने का मतलब कि ये भारतीय तमिल कैसे हुए और क्यों वहाँ जाके बस गए? वो बंधुआ मजदूर बन करके गए थे। किस प्रकार से कि जब वो किसी के कर्जा ले लिए तो उसको चुकाने के लिए उसी के घर में क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, तब वो बंधुआ मजदूर कहलाता है। क्लियर है। ईसाई धर्म कितना प्रतिशत? 7% जो दोनों भाषा बोला करते थे। अब जरा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या समझना है समझिएगा ध्यान से। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सिन्हली वाला जो थे ये कहते थे कि भाई शासन मेरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सत्ता पर मेरा अधिकार होना चाहिए। चूँकि हम 74% जो है से मेरा भाषा बोला करते हैं और इन्होंने क्या किया कि अपना सत्ता बैठाया। तो चलिए अब आगे ज़रा देख लेते हैं। आज हम आगे देखेंगे बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से होती है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेल्जियम वो दो भागों में बटे हुए थे, एक थे उत्तरी और एक थे दक्षिणी। जैसे मान लीजिए कि उत्तरी वाला जो इलाका था फ्लेमिश इलाका में, उसमें डच भाषा बोला करते थे। कितना प्रतिशत बोला करते थे फ्लेमिश इलाका में? फ्लेमिश इलाका में डच भाषा 59% बोला करते थे, जबकि बेल्जियम के दक्षिण में फ्रेंच इलाका यानी कि ब्लेनिया इलाका में, कौन इलाका? ब्लेनिया ब्लेनिया इलाका में ये 40% फ्रेंच भाषा बोला करते थे और 1% जर्मन भाषा बोला करते थे, 1% जर्मन भाषा। और इनके राजधानी यानी कि ब्रुसेल्स में वो 80% फ्रेंच भाषा बोला करते थे और 20% डच भाषा बोला करते थे। तो दोनों में ये सोच रहे थे फ्लेमिश यानी कि जो 59% जो भाषा जो बोला करते थे डच भाषा वाले, वो लोग सोच रहे थे कि नहीं कि मेरा शासन बढ़ना चाहिए, और जो फ्रेंच वाले लोग थे वो सोच रहे थे कि मेरा शासन होना चाहिए। तो दोनों से इस प्रकार से विवाद ना हो तो इन्होंने बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की। कहा कि हम लोग आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, अगर हम लोग आपस में लड़ जाएंगे तो बेल्जियम कभी विकसित हो नहीं पाएगा। हमें क्या करना है, आपस में समझौता कर लीजिए और बातचीत करके, और हमें सत्ता के लिए साझेदारी बनिए, यानी कि सत्ता में साझेदारी। तो क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारा। कहने का मतलब है कि जो क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता जो था धर्म और संस्कृति के लेकर के, उन दोनों ने क्या किया, आपस में सहमति से बातचीत करके बोले कि ये चीज़ को, विविधता को हटाओ और स्वीकार कर लो। जितना तुम्हें धर्म मानने के लिए पूर्ण स्वतंत्र रहेगा, उतना भी मेरे भी मानने के लिए रहेगा। तो दोनों ने आपस में क्या किए, सांस्कृतिक जो विविधता चल रहा था उसको स्वीकार करके आपस में समझौता किए। 1970 से 1993 के बीच संविधान में 4 बार संशोधन किए, यानी कि संविधान में कुछ न कुछ त्रुटि होगा जिससे दोनों से असंतुष्टि होने के कारण यहाँ पास दिख रहा था। इसलिए क्या किए, 1970 से 93 के बीच में संविधान में 4 बार संशोधन किया, ताकि अब जरा आगे समझिएगा कि डच भाषा और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या समान को जो सहमति से रहे, यानी कि जो डच भाषा वाले थे और जो फ्रेंच भाषा वाले थे, दोनों ने क्या किए कि दोनों की मंत्रियों की संख्या समान कर दिए, ताकि दोनों आपस में क्या करें, लड़ाई झगड़ा ना करें और दोनों की सहमति से काम करें। इसलिए दोनों की डच भाषा और फ्रेंच भाषा की मंत्रियों की संख्या दोनों को समान रहे और दोनों के सहमति रहे। क्षेत्रीय सरकार की शक्ति, कहने का मतलब है कि बेल्जियम के अंतर्गत अगर छोटे छोटे राज्य आते होंगे तो वो राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री बैठना पड़ेगा, तो कुछ मुख्यमंत्री के भी शक्ति दे देना चाहिए। जैसे में छोटे छोटे बात के लिए, जातिवाद के लिए, अब हम प्रधानमंत्री के पास कहेंगे कि देखिए ये सब विवाद छेड़ रहा है, ये सब नहीं, छोटे छोटे जो बात के लिए बीच बीच में क्या किए कि वो राज्य बाई राज्य मुख्यमंत्री बैठा दिए, ताकि उनको पास भी कुछ शक्ति हो, क्योंकि वो भी राज चला रहे हैं। और आगे क्या होता है कि राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार और दोनों के समुदायों को समान अधिकार दिया। राजधानी यानी कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाया और दोनों को समुदायों को क्या किया, समान अधिकार दिया। राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर के सरकार का गठन सामुदायिक सरकार, यानी कि राज्य सरकार का गठन तो हुआ था ही, राज्य सरकार का गठन हुआ था ही, लेकिन तीसरे स्तर पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो छोटे छोटे, जैसे में गांव ग्राम आ जाते हैं, पंचायत मुखिया इसमें बैठता है, वो सब को लिए क्या कि तीसरे स्तर पर उन्हें रख दिया गया है, ताकि जो गांव ग्राम में जो भी लड़ाई होगा तो उसको सुलझाने के लिए हम मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री को तकलीफ ना देंगे। छोटे छोटे चीज़ के लिए मुख्यमंत्री थोड़ी आवेंगे। तो ये क्या किया, तीसरे स्तर पर क्या किया, सरकार ने सामुदायिक सरकार बना दी ताकि वो आपस में लड़ाई ना करे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, श्रीलंका की समझेंगे श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी कैसे हुआ। अब जरा समझिए, श्रीलंका क्या था, ये आज़ाद हुआ 1948 को। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ, 1948 को। यहाँ जो था सिन्हली का दबदबा चल रहा था। सिन्हली का दबदबा इसलिए चल रहा था कि सिन्हली वाला भाषा 74% बोला करते, यानी कि 74% जो लोग थे वो सिन्हली भाषा बोला करते थे, यानी कि इसलिए दबदबा, यानी कि अपने ज़्यादा लोग क्या करते थे, ये दबदबा चलाते रहते थे, यानी कि अपना क्या कहा जाता है कि हक ज़्यादा ये करते थे, चलाते रहते थे।
1956 में सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा दर्जा दिया। यानी कि क्या कर दिया कि 1956 तक आते आते उन्होंने क्या किया कि सिंहली को राष्ट्रभाषा बना दिया। इन पर तमिलनाडु ने विरोध किया। क्या किया? तमिल वाले लोग ने बोले यार तुम ऐसे कैसे कर लेगा, ये कोई मायने मतलब नहीं रखता है, हम लोग क्या बराती में आके खड़े हैं देश में। यानी कि बताइए, तो तमिल वाला जनता नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? इसलिए नाराज़ थे कि वो सिंहली को दबदबा चल रहा था, और जबकि ये सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा के दर्जा दे दिया, और राष्ट्रभाषा को दर्जा दे दिया, इसलिए यहाँ पास ये विरोध किए। लेकिन कि यहाँ पास एक समस्या यह आती है कि जबकि तमिलनाडु के जो लोग थे, यानी कि तमिल वाला जो थे, वो तमिल वाला लोग क्या करते थे, उनको पास अल्पसंख्या यानी कि बहुत कम संख्या थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसका विरोध तो किया लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, और इसे दब भी गया। और सिंहली वाले क्या किए कि वो राष्ट्रभाषा सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा को दर्जा दे दिया गया। कब? तो 1956 में। अब जरा आगे समझते हैं। आगे कहता है कि सरकारी नौकरी में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। अब बताइए तो ये गलत है कि नहीं? अब सरकारी नौकरी में ज़्यादातर प्राथमिकता किसको दी जाती थी? तो सिंहली वाले के लोग के दी जाती थी। जो सिंहली भाषा वाले जो लोग थे बोला करते थे, उसे क्या किया गया, वो सिंहली को प्राथमिकता ज़्यादा दिया गया नौकरियों के लिए। आप बताइए तो नौकरी के लिए, यानी कि अगर 80% लाएगा तमिल वाले लोग तो इसको मिलेगा नौकरी, और जबकि बताइए तो 60% जो लाएगा सिंहली वाले और इसको मिल जाएगा नौकरी। कौन? सिंहली वाले जो थे वो अगर 60% लेके चल आता है तो उसको नौकरी मिल जाएगा। अब ये बेचारा 80% तमिल वाला लाएंगे तब इसको नौकरी मिलेगा। इस प्रकार से क्या किया कि श्रीलंका में सरकारी नौकरी में सिंहलियों की प्राथमिकता ज़्यादा की। इसमें विरोध करना चाहिए कि नहीं? इसका भी विरोध किया, लेकिन बेचारा क्या किया जाए, इसके पास अल्पसंख्या बहुत ही कम संख्या है, और ये तो खाली विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रा आगे सुनिए। सरकारी नौकरी और कॉलेज के सिंहली को छूट दिया। अब ये तो और बड़ा गड़बड़ है। इसलिए गड़बड़ है कि सरकारी नौकरी पर सिंहलियों को छूट है और कॉलेज में भी सिंहलियों की छूट है। ससुरा एकरा कब छूट देगा? तमिल वाला अल्पसंख्या है तो एकर मतलब का जी आप इसको दबा के रख दीजिएगा। कभी दुर्बल को दुर्बल मत समझिएगा कि दुर्बल के पीछे भी कई बाल छुपे हुए रहते हैं। आप लोग के समझ में नहीं आ रहा है। ये दम सोच रहे हैं कि भाई धीरे धीरे क्या क्या राष्ट्रभाषा के दर्जा दे दिया और सरकारी नौकरी पर छूट दे दिया, और क्या क्या सरकारी नौकरी और कॉलेज पर छूट किया, और बौद्ध धर्म को संचालन किया। और तमिलनाडु वाला सोचे इस ससुरा हमारे पीछे का हो रहा, हमारा तो कुछ वैल्यू नहीं दे रहा, जैसे लग रहा कि हम कुछ भी नहीं है। तो तमिल वाला क्या किया कि दिमाग हो गया खराब, दिमाग हो गया खराब, हो गए नाराज। इसने क्या किया, सरकार और राजनीतिक पार्टी को दुश्मन मान लिया कि जो सरकार बैठल है ये दुश्मन है मेरा। किसका दुश्मन है? तो तमिल वाला का दुश्मन है, और इन्हें राजनीतिक पार्टी का भी दुश्मन मान लिया। इन्होंने क्या किया, खुद का एक राजनीतिक पार्टी बनाई और कुछ मांगे रखी। इन्होंने क्या किया, अब तमिल वाले लोग प्यार से जब बोल रहे थे कि हम लोग के भी अभी अधिकार चाहिए, हम लोग के भी रोजगार चाहिए, हम लोग के भी शिक्षा चाहिए, आप भेदभाव कर रहे हैं। आप अपने सिंहली वाले भाषा जो है ये लोग सोचते थे कि सरकारी नौकरी में अपने प्राथमिकता देते थे और कॉलेज में खुद छूट देते थे, बौद्ध धर्म में खून अपनाओ, और ये तमिल वाला कोई छूट नहीं था। इन्होंने क्या किया कि खुद का एक राजनीतिक पार्टी बनाई और कुछ मांग रखी, और तमिल को राजभाषा बनाओ। तमिल वाला क्या कहे, मेरा राजभाषा बनाओ नहीं तो ससुरा बहुत पिटाएगा। किसको बोले? सिंहली वाले को। हम उग्र आंदोलन करेंगे, भाषा कैसे नहीं बनावेगा। तो इन्होंने क्या किया, तमिल को राजभाषा बनाओ, चिल्लाना शुरू कर दिया, और शिक्षा और रोजगार के समान अवसर दो। इन्होंने ये मांग को रखा और मांग को नहीं माना। सिंहली वाला का चोट्टा तू हमारा सामने मान रखेगा, ये कहा कि हम नहीं मानेंगे ऐसा मान। तो कहता कि नहीं मानेगा, अभी बताते हैं कैसे नहीं मानेगा। ये उग्र संगठन बनाया जिसके नाम था लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एटम। दोनों ने समुदाय के बीच टकराव हुआ और गृह युद्ध छेड़ गया, और दोनों खूब मारपीट हुआ। इतना मारपीट इधर वाला के भी लोग के यानी कि जो थे तमिल वाला लोग के भी क्षति पहुंचा, और सिंहली वाला लोग के भी पूरा क्षति पहुंचा। दोनों में आपस में टकराव हुआ। फिर क्या हुआ कि इस प्रकार से फिर शासन को क्या किया, बंटवारा किया। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।